उस रात रीमा और राजेश बुरी तरह झगड़े। राजेश अपने दोस्त के घर से पीकर आया था। राजेश के आने के कुछ टाइम पहले ही रीमा और उसकी सास के बीच कुछ कहनसुनी हो गई थी, जिसके बाद रीमा बहुत गुस्से में थी। इसलिए रीमा ने अपनी सास के साथ झड़प हो जाने के बाद यह तय किया था कि वह अपनी ससुराल में किसी से डरेगी दबेगी नहीं। इन दोनों कारणों से उनके बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। ना रीमा चुप हो रही थी और ना ही राजेश बात को खत्म करने के लिए तैयार था। राजेश को रीमा का उसकी माँ के प्रति ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा और रीमा से बोला, तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का हाथ बटाओ। तुम मटर गश्ती करती फिरो, दोस्तों के साथ शराब पीती रहो और माँ रसोई में घुसी रहे, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। राकेश के गुस्से से कांपती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। रीमा बोली, आज ऑफिस में ज़्यादा काम था इसलिए देर हो गई, फिर भी मैंने सासू माँ के साथ थोड़ा सा काम कराया था। पर राजेश की माँ बोली, कुछ नहीं कराती ये, बस सारा दिन ऑफिस में और दोस्तों के साथ रहती है और लेट आती है। राजेश को रीमा पर गुस्सा बहुत आया और उसने रीमा को खूब बुरा भला कहा। अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो हमारी रोज लड़ाई होगी। यह कहकर रीमा भी जोर से चिल्लाई। उनकी रोज की शिकायत है कि जिस दिन तुम वक्त से घर आ जाती हो उस दिन भी तुम उनके साथ कोई काम नहीं करती हो। यह झूठ बात है, रीमा ने बोला। झूठी तुम हो, मेरी माँ नहीं, राजेश ने कहा। नहीं, झूठी तुम्हारी माँ है, रीमा ने ऐसे कहा। उस रात राजेश ने गुस्से में आकर अपनी दूसरी पत्नी पर पहली बार हाथ उठा दिया। उनकी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही बीते थे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठाकर देखो, मैं भी पुलिस को बुला लूंगी, रीमा ने कहा। उसकी चिल्ला कर दी गई इस धमकी को सुन रामलाल और सुजाता अपने बेटी बहू को शांत करने के लिए उनके कमरे में आए। गुस्से से कांप रही रीमा ने अपनी सास को जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में सुजाता कुछ देर तो चुप रही, फिर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उससे भिड़ गई। दोनों में एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। तभी रीमा चिल्लाकर बोल उठी, मुझे नहीं रहना इस नरक में, मैं कल सुबह ही अपने मैके जा रही हूँ, तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझे नहीं ढोना है। धमकी देने के बाद रीमा ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। राजेश और सास ससुर के लाख बोलने पर भी रीमा ने दरवाजा नहीं खोला। हार कर सास ससुर अपने कमरे में चले गए और राजेश बाहर ही बैठ गया और सोचने लगा, ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बीवी चरित्रहीन थी सो मुझे छोड़कर अपनी प्रेमी के साथ भाग गई, अब यह दूसरी जो पल्ले पड़ी है वह उतनी बदतमीज है। अपने को कोसता राजेश उस रात सोफे पर ही सो गया। अगले दिन दोनों के ऑफिस की छुट्टी थी। रीमा आंखों में गुस्सा भरी जब 11 बजे करीब अपने कमरे से बाहर आई तो उसने राजेश को ड्राइंग रूम में मुंह लटका कर बैठे पाया। इससे पहले कि रीमा कुछ पूछती उससे पहले ही राजेश ने उसे दुखी लहजों में बताया, मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से मामा जी के पास दिल्ली चले गए हैं। क्यों? चाय बनाने रसोई में जा रही, रीमा ने ठिठक कर पूछा। उनके जाने का कारण समझाना क्या मुश्किल है? तुम्हें नहीं पता कि वो घर छोड़कर क्यों गए हैं? राजेश ने बोला, मुझे जबरदस्ती कसूरवार मत ठहराओ प्लीज। तुम्हारी माता जी ने मुझे 1 की 4 सुनाई थी। वो दोनों बीमार रहते हैं, घर से दूर जाकर उनकी कैसी दुर्गति होगी कुछ पता है तुम्हें? राजेश ने बोला, जब आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश करी पर पापा नहीं माने। वे कब तक लौटेंगे? रीमा ने कहा। कुछ बताकर नहीं गए। राजेश ने थके हारे अंदाज में अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा। रीमा भी कुछ उदास सी हो गई। दोनों दिन भर सुस्त ही रहे पर शाम को उनका बाजार घूम आने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी करी और फिर खाना भी बाहर ही खाया। उस रात रीमा को जी भरकर प्यार करते हुए राजेश को एक बार भी अपने माता पिता का ध्यान नहीं आया। अगले 4-6 दिन उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से रीमा देर से लौटी। राजेश उससे उलझ पड़ा। दोनों के बीच काफी तू मैं हुई पर फिर जल्दी ही सुलझ भी हो गई। तब दोनों के मन में यह विचार एक साथ उभरा कि अगर माँ घर में होती तो यकीनन झगड़ा लंबा खिंचता। राजेश लगभग रोज ही अपने माता पिता से फोन पर बात कर लेता, पर रीमा ने उनसे पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद बात करी थी। उसने उन दोनों का हालचाल तो पूछ लिया पर उनके वापस घर लौटने आने की चर्चा नहीं छेड़ी। देखो शायद अगले हफ्ते वापस आए। राजेश जब भी उनके घर लौटने की बात करता तो रामलाल उसे यही जवाब देती। जब उन्हें दिल्ली गए 2 महीने बीत गए तो रीमा और राजेश के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो सुजाता और रामलाल के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। अब उन्हें कोई झूठा कारण बताना पड़ता और यह बात उन्हें अजीब से अपराध बोध का शिकार बना देती।
लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने दिल्ली जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। अब वहां पहुंचकर उनसे बहस में मत उलझना, उन्हें मनाने को अगर सॉरी बोलना पड़े तो बोल देना, उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है, मामा जी की या किसी और की नहीं। राजेश सारे रास्ते रीमा को ऐसी ही बातें समझाता रहा। मामा मामी के यहाँ 3 दिन बिताने के लिए गुरुवार की रात को करीब 7 बजे उनके घर पहुंच गए। उन दोनों से मामा मामी बड़े प्यार से मिले। उनकी नजरों में अपने लिए नाराजगी के भाव न देखकर रीमा मन ही मन हैरान हुई। दीदी और जीजाजी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए हैं। अपने मामा की बात सुनकर राजेश हैरान हो गया। पापा मम्मी घूमने गए हैं? उन्होंने यह आदत कब पाल ली? राजेश की आंखों में अविश्वास के भाव पैदा हुए। वे दोनों अब नियम से सुबह की घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे, मामा जी बोले। मम्मी की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाजत देता है? राजेश ने पूछा। दर्द अब पहले से काफी कम है। जीजाजी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ने देते। क्या मम्मी का किसी नए डॉक्टर से इलाज चल रहा है? हाँ, डॉक्टर रामलाल के इलाज में है दीदी। अपने इस मजाक पर मामा जी ने जोरदार ठहाका लगाकर राजेश और रीमा जबरदस्त उलझन और शिकार बन गए। जब वे सब चाय पी रहे थे तब रामलाल और सुजाता ने घर में प्रवेश किया। उन पर नजर पड़ते ही राजेश उछलकर खड़ा हो गया और प्रसन्न लहजे में बोला, वाह पापा मम्मी, इन स्पोर्ट्स शूज में तो आप बड़े जच रहे हो। तुम्हारे मामा जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं ना? रामलाल पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुए और फिर उन्होंने राजेश को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते हुए राजेश ने उनकी तारीफ करी। ये बड़ी खुशी की बात है कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हें चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। चेहरे पर भी चमक है। मामा जी के यहाँ लगता है खूब माल उड़ा रही हो। मेरी यह हार्ट की बीमारी कहाँ मुझे माल खाने देती है। तुम दोनों कैसे हो? आने की खबर क्यों नहीं दी? अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए सुजाता की पलकें नम हो उठी। तुम दोनों को भूख लग रही होगी, बोलो क्या खाओगे? बड़े उत्साहित आनंद में अपनी हथेली आपस में रगड़ते हुए रामलाल ने अपने बेटे बहू से पूछा। ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए बाजार से कुछ हल्का फुल्का ले आते हैं, कह राजेश अपने पिता के साथ जाने को उठ खड़ा हुआ। बाजार से क्यों कुछ लाना है? आलू मटर की सब्जी रखी है, मैं फटाफट पराठे तैयार कर देती हूँ, कह मामी जी रसोई में जाने को उठ खड़ी हुई। भाभी, आज आप अपने इस शिष्य को काम करने की आज्ञा दो, रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रहे रामलाल ने अपनी सलहज का हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बैठा दिया। क्या पराठे आप बनाएंगे? राजेश का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। पिछले दिनों तुम्हारी मामी से कुछ कुकिंग सीखी है मैंने, बस 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा खाना लगाने में। तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। अपने बेटे का गाल प्यार से थपथपाने के बाद रामलाल सीटी बजाते हुए रसोई की तरफ चलने लगे। रामलाल ने क्या क्या बनाना सीख लिया है इसकी जानकारी उन दोनों को देते हुए सुजाता और मामी जी की आंखें खुशी से चमक रहीं। मटर पनीर कोफ्ते, बैंगन का भरता, सरसों का साग, भरवा भिंडी, पापा ये सब बना सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कैसे हुआ ये चमत्कार? सचमुच बहुत हैरान नजर आ रहा था क्योंकि रामलाल को तो पहले कभी चाय भी ढंग से बनानी नहीं आती थी। अरे जीजाजी आजकल बड़े मॉडर्न हो गए हैं। कहते हैं कि आज के समय में हर इंसान को घर और बाहर के सारे काम करने आने चाहिए। किसी पर आश्रित होकर बोझ बन जाना नरक में जीने जैसा है। अपने इस नए आदर्श वाक्य को वे दिन में कई बार हम सबको सुनाते हैं। इस उम्र में कोई इतना ज्यादा बदल सकता है, यह सचमुच हैरान करने वाली बात है। मामा जी की इस बात का पूरा अर्थ राजेश को अगले 3 दिन में समझ आया। रामलाल ने उन्हें उस रात पूरी सब्जी बनाकर खिलाई, फिर रेत गर्म करके उसे एक पोटली में भरा और सुजाता की कमर की सिकाई करी। वे पहले बहुत कम बोलते थे पर अब उनकी हंसी से कमरा बार बार गूंज उठा था। अगले दिन सबको बेड टी भी उन्होंने ही पिलाई। इससे पहले वे और सुजाता घंटा भर पास के पार्क में घूम आए थे। नाश्ते में पकोड़े मामी जी ने बनाए और सबको गर्मा गर्म पकोड़े खिलाने का काम उन्होंने बड़े उत्साह से किया। सुजाता ने पूरे घर में झाड़ू लगाया और डस्टिंग का काम रामलाल ने किया। फिर नहा धोकर वे लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने चले गए। राजेश और रीमा उनकी चुस्ती फुर्ती देखकर बार बार हैरान हो उठे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनमें जीने का उत्साह कूट कूट कर भर गया हो। शाम को वे सब बाजार घूमने गए। चाट खाने की शौकीन रीमा को रामलाल जी ने एक मशहूर दुकान से चाट खिलाई, बाद में आइसक्रीम भी खिलाई। वापस आने पर किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए पुलाव बनाने का कार्यक्रम बना। सुजाता और मामी जी यह काम करना चाहती थीं, लेकिन रामलाल जी ने किसी की न चलने दी और रसोई में अकेले ही घुस गए। उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बनाया। सबके मुँह से अपनी तारीफ सुनकर वे फूले नहीं समाये। काफ़ी थके होने के बावजूद उन्होंने सोने से पहले सुजाता की कमर की सिकाई करने के बाद मूव लगाने में कोई आलस नहीं किया।
रविवार की सुबह मामी जी ने सबको सांभर डोसे बनाकर नाश्ता कराया। रामलाल जी उनकी बगल में खड़े होकर डोसा बनाने की विधि बड़े ध्यान से देख रहे थे। सबने इतना ज़्यादा खाया कि लंच करने की ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ देर आराम करने के बाद राजेश ने लखनऊ लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पापा मम्मी, आप दोनों भी अपना सामान पैक कर लो, यहाँ से 1 बजे तक निकलना ठीक रहेगा। लेट हो गए तो शाम को ट्रैफिक में फंस जाएंगे। राजेश की यह बात सुनकर रामलाल जी एकदम गंभीर हो गए तो सुजाता बेचैन अंदाज में उनकी शक्ल ताकने लगी। नहीं, अभी कुछ और दिन यहीं रहने दो राजेश बेटा। मामा जी भी सहज नजर नहीं आ रहे थे। मामा जी, ये दोनों 2 महीने तो यहाँ रह लिए, इनका अगला चक्कर मैं जल्दी लगवा दूंगा, राजेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रामलाल ने एक बार अपना गला साफ करने के बाद राजेश से कहा, हम अभी नहीं चल रहे हैं राजेश। क्यों? क्या आप अब भी हमसे नाराज हो? राजेश एकदम से चिढ़ उठा। मेरी बात समझो बेटा, हमारे कारण तेरे घर में कलेश हो, यह हम बिल्कुल नहीं चाहते। रामलाल असहज नजर आने लगे। इस तरह के झगड़े घर में चलते रहते हैं पापा, इनके कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी की बात नहीं है। तेरी माँ की बहू से नहीं बनती। किसी दिन लड़ झगड़ कर रीमा घर छोड़े, इससे बेहतर है कि हम तुम दोनों को अकेले रहने दें। हमें अकेले नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना है। अब आप पिछली बातों को भूलकर सामान बांधना शुरू कर दो। रीमा, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? राजेश ने उन दोनों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से सहायता मांगी। आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज, रीमा ने धीमी आवाज में अपने ससुर से प्रार्थना करी। रामलाल जी कुछ पलों की खामोशी के बाद बोले, तुम दोनों जोर डालोगे तो हम वापस चलेंगे, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या यह कहना सुनना घर पर नहीं हो सकता पापा? अभी मैंने तुम्हारे साथ वापस चलने का फैसला नहीं किया है राजेश। वापस तो मैं आप दोनों को लेकर ही जाऊंगा। हमसे क्या कहना चाहते हो आप? तब रामलाल जी ने भावुक स्वर में बोलना शुरू किया, बहू तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात राजेश से लड़ते हुए गुस्से में तुमने हमें बोझ बताया था। तुम्हारी उस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर का साफ करना, मशीनों से कपड़े धोना सीख लिया है। तुम्हारी सास से ज़्यादा काम नहीं होता, पर मैं तुम्हारी हाथ बटाने लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास का भी गुस्सा तेज है। मैंने यहाँ आकर इसे बहुत समझाया है। इससे मुझसे वादा किया है कि यह तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल लेगी। उस रात राजेश से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके जाने की धमकी दी, मैं अंदर तक कांप उठा था। उसी रात मैंने ये फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने को अगर कोई घर छोड़ेगा तो वो तुम्हारी सास और मैं, तुम नहीं। बहू, राजेश को अपनी पहली पत्नी से तलाक आसानी से नहीं मिला था। जिन दिनों केस चल रहा था, हम शर्मिंदगी के मारे लोगों से नजर नहीं मिला पाते थे। उनके सवालों के जवाब देने से बचने के लिए हमने घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। वकीलों और पुलिस वालों ने हमें बहुत सताया था। वैसा खराब वक्त मेरी जिंदगी में फिर से आ सकता है, ऐसी कल्पना भी मेरी रूह कांपा देती है। तभी मैंने कहा कि तुम दोनों हमें साथ ले जाने की जिद ना करो। अगर तुम दोनों के बीच कभी अलगाव हुआ और मुझे वैसी ही शर्मिंदगी का बोझ उठाना एक बार फिर से धोना पड़ा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। पापा, आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज। मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। ससुर की मन की पीड़ा को दूर करने के लिए रीमा ने भरे गले से तुरंत उनको विश्वास दिलाया, और मैं आज से शराब को छोड़ दूंगा। राजेश के इस फैसले को सुन रामलाल जी ने भाव विभोर होकर उन्हें गले लगा लिया। सुजाता, तुम पैकिंग शुरू करो और मैं इस खुशी के मौके पर सबका मुंह रसगुल्ले से मीठा कराता हूँ। बहुत खुश नजर आ रहे रामलाल जी ने अपने बहू बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ चले गए। दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।